हेलो एंड वेलकम टू प्राइड द फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, मैं आप सभी का प्राइड एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है, प्राइड एकेडमी ईपीएफओ इंटरव्यूज का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपके बीच में लेके चल रहा है। बहुत से बच्चे इसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, है ना? बहुत लिमिटेड टाइम है, आपको जाके एनरोलमेंट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है? आपको पता है कि इस बैच में हमारा जो ओरिएंटेशन है, 3 पिलर्स को हम लेके चल रहे हैं। पहला जो पिलर है इसका डैफ प्रेपरेटरी, दूसरा पिलर है आपका कंटेंट टू कॉन्सेप्ट्स क्लासेस और तीसरा जो पिलर है वो है आपका पर्सनल गाइडेंस, ठीक है? और इसमें ना चीज़ें बहुत डिटेल में हो रही हैं। अगर कंटेंट टू कॉन्सेप्ट्स क्लासेस की बात करिए, तो इसमें ऐसे मुद्दों को डिस्कस किया जा रहा है जो लगातार महीने, 2 महीने या 15-10 दिन से लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। क्योंकि ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना, वो आपके इंटरव्यू के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि उससे बहुत से फैक्ट्स या बहुत से डाटा या बहुत से ओरिएंटेशंस या बहुत से पिलर्स निकल के आते हैं। और वो जो सेगमेंट्स होते हैं ना, ऑब्वियसली बिलीव मानिए, वो इंटरव्यू मेंबर्स आपको पूछ के आपको थोड़ा परेशान करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि जो ऐसे न्यूज़ हैं, जो लगातार न्यूज़ में बन के आ रहे हैं, जो लगातार आप देखिए न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आ रहे हैं या किसी पेजेज़ पे आ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि उसको बहुत बेहतर तरीके से आप करिए, ठीक है? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नो डाउट इस क्लास में हमने जो इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट है ना, उसको बहुत अच्छे से करेंगे और कर रहे हैं, ठीक है? लेबर लॉज़ को बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है, बिकॉज़ दिस इज़ योर सिलेबस, है ना? तो लेबर लॉज़ को इस तरीके से एटलीस्ट करने की आवश्यकता है ताकि जो व्यावहारिक ज्ञान है ना, उसको आप समझ पाएँ। लेबर लॉज़ के सारे जो पिलर्स हैं, उसको आप कोई इश्यूज़ या कोई मुद्दा से एसोसिएट कर पाएँ। यदि वहाँ पे अगर आपसे कोई केस स्टडी पूछा जाए, तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को क्या करें, वहाँ पे अप्लाई कर पाएँ। इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स इस पूरे प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। इस बैच में करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, लेबर लॉज़ को देखने वाले हैं और साथ में साथ ईपीएफओ के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है और इसी ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्विस देंगे, ठीक है? तो ऐसे में ज़रूरी है कि ईपीएफओ के बारे में सब कुछ जानकारी आपके पास हो। और नो डाउट इस बैच में ये जो कंटेंट टू कॉन्सेप्ट्स क्लास है ना, ये एक सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट क्या है इसका? दूसरा सेगमेंट है इसका, अगर दूसरे सेगमेंट की बात करें, तो ये है डैफ प्रिपरेटरी। सर, ये डैफ प्रिपरेटरी क्या होती है? डैफ प्रिपरेटरी में क्या होता है कि ये कोई हमारा जो कैंडिडेट होता है, उससे हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं या उसके जो डैफ होता है, उसके डैफ पे बहुत रिसर्च किया जाता है। उसके बाद एक्सपर्ट जो पैनल्स होते हैं, उनके द्वारा ये जो बुकलेट है ना, वो तैयार किया जाता है। हर स्टूडेंट का अलग-अलग होता है। ऐसे में क्या होता है कि इस बुकलेट में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं और साथ-साथ कंटेंट भी होता है ना? बहुत सारे कंटेंट्स भी होते हैं। अब जो कंटेंट्स होते हैं वो उसी पे बेस्ड होते हैं। उसके जो उसका जो बैकग्राउंड है, आई मीन कि उसका जो हॉबीज़ है, उसके उसको जो हॉबीज़ या फिर उसका जो ग्रेजुएशन में या पीजी में जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, वहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसका एसोसिएशन कैसे हो सकता है आपके एपीएफओ से, वो सारी चीज़ें बहुत एडवांस तरीके से इसमें प्रश्न में इंक्लूडेड होता है। इसमें लगभग 50 प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है? और जो सारे प्रश्न जो दिए जाते हैं ना, उनमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम लोग टास्क देते हैं। टास्क मतलब क्या होता है कि ये जो प्रश्न होते हैं ना, इसको राइट करना है, किसी नोटबुक में लिखना है। अब नोटबुक में ये होता है कि एक प्रश्न है तो एक प्रश्न के लगभग 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, है ना? 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो अगर आप 10 पॉइंट्स को लिखते हो तो इट मीन्स कि आपके पास 500 पॉइंट्स हो गया, 500 पॉइंट्स। इट मीन्स कि नाउ यू हैव 500 पॉइंट्स आपके डैफ पे बेस्ड। अब ऐसे में डैफ का प्रिपरेशन आपका तो हो गया, क्योंकि 500 पॉइंट्स आपके पास होने का मतलब ये कि आपने लगभग-लगभग सारी डायमेंशंस को कवर कर लिया है। और अगर पैनल मेंबर्स आपके इंटरव्यू में अगर कोई प्रश्न आपके डैफ से करता है, तो वहां पे आपको स्ट्रक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने डैफ पे सारे पॉइंट्स बना रखे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये इसका मीनिंग होता है, ये इसका मतलब है डैफ प्रिपरेटरी का, और ये हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ जो कंटेंट होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे फिट बैठेगा एपीएफओ में, आप कैसे सोच, इस पे काम किया जाता है। अगर आपके गैप ईयर है, तो गैप ईयर को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आप अगर कुछ नहीं किए हो, अगर आप 10 साल, 5 साल से कुछ नहीं किए हो, तो आपको लगता है कि आप ईपीएफओ जैसे पद के लिए फिट हो? हमको सैटिस्फाई करो। ऐसे सारे प्रश्न होते हैं और नो डाउट इसको बहुत तार्किकता में और बहुत बैलेंस तरीके से और बहुत नेचुरल वे में इसको जवाब देने की आवश्यकता है। बहुत फेंकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे जो कला है, आर्ट है ना, इस बैच में सिखाया जाएगा आपको, और इसीलिए आपको दिया जा रहा है पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस। और पर्सनल गाइडेंस में ये भी बताया जाएगा आपको कि अपने आंसर्स को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। बड़े ही विनम्रता के साथ और बड़े नेचुरल प्राकृतिक रूप से अपनी बातों को रखिए आप। कैसे उसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी हो और बहुत ज़्यादा आप नेचुरल भी लगे, ऐसी बातों को करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कंप्लीट आपका प्रिपरेशन इससे लगता है कि हो जाएगा, मुझे ऐसा बिलीव है कि हो जाना चाहिए, और काफ़ी बच्चे संतुष्ट भी हैं। जिन-जिन बच्चों को मिला है, आप रिव्यू ले लो, वो बच्चे बहुत संतुष्ट हैं, और ऐसे आपको भी प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। तो ये मतलब होता है हमारे डैफ प्रिपरेटरी का, नो डाउट। और इसके बाद आप एक फीडबैक भी तैयार किया जाता है। फीडबैक इन द सेंस
कि मान लीजिए आपके पूरे ड्राफ्ट को रीड किया गया, आपको रीड किया गया, उसके बाद फीडबैक होता है कि कौन से टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो आप में फोकस हो रहे हैं, हाइलाइट हो रहे हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो ऐसे में क्या है ना कि आपका प्रिपरेशन यही हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पैनल मेंबर्स के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे आप ना, तो आप स्टक हो जाओगे, ठीक? आप बहुत घबरा जाओगे, आप बहुत ही मतलब वहाँ पे आपको एंग्जायटी होने लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ऐसे ज़रूरी ये है कि आप पहले से सब कुछ सारे पॉइंट्स लिख के जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ना हो, केवल जो भी डाटा है उसको एक बार दिमाग में याद करो और बोल दो, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये मतलब होता है डैफ प्रिपरेटरी का। सर ये तो पहला सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है कंटेंट टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। अब कंटेंट टू कॉन्सेप्ट क्लासेस मैंने अभी बताया आपको कि उसमें फ्लैश पॉइंट को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, लेबर लॉस को देखने वाले हैं और साथ में साथ ईपीएफओ के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा किया जाएगा। इतना बात आपको समझ में आई? इतनी बात मेरी समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें आपके बीच में चलेंगी, समझ रहे हैं? अब जैसे आज के टॉपिक की बात करिए, अगर आपको इस कोर्स के बारे में और जानना है तो आप जो डेमो क्लासेस हुई हैं 3 से 4 क्लासेस, वो जा करके फ्री में देख सकते हैं और इससे आपको बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इस क्लास में आपको एनरोल होना है या नहीं होना है। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप जितना काम करोगे ना, उतना ही आपका पर्सनैलिटी निखर के आएगा और उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस आपके इंटरव्यू में, ठीक है? और इंटरव्यू ना एक बिलीव मानो, ये एक ना उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है। तो इसको फेस्टिवल के तरीके से आप एन्जॉय करिए, क्योंकि आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने वाले हैं, ठीक है? तो ये अपने आप एक फेस्टिवल होता है, तो इसमें ज़रूरी ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो तैयारी करो अपना। जैसे फेस्टिवल से पहले होता है ना कि हम तैयारी करते हैं, अपने घर को साफ-सफाई करते हैं या जो भी सामान है उसको खरीद के लेके आते हैं, वॉल पे चिपकाते हैं या फिर बहुत सी चीज़ें डेकोर करते हैं। तो वैसे ही करने की आवश्यकता है, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, क्या-क्या कमी है उसको देखो, है ना? कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं, ठीक है? कैसे अपने आंसर्स को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे जो आंसर है वो बहुत तार्किक हो सकता है, आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना है, गवर्नमेंट से अलाइन होके बोलना है। ये सारी चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और वो सारी चीज़ें आपको कहाँ बताई जाएँगी? पर्सनल गाइडेंस में बताई जाएँगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे आज के क्लास में सर आप क्या बताने वाले हो, है ना? आज के क्लास में हम जो करने वाले हैं ना, आज की क्लास में हम देखेंगे वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923, है ना? वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 को हम देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं। अब जैसे पिछले क्लास की बात करिए तो वो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने ट्रेड यूनियन की बात कर ली है, उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात कर ली है, ठीक है? और जो क्लासेस है ना, जो करंट अफेयर्स या जो फ्लैश पॉइंट है ऑलरेडी बैचेज़ में चल रहे हैं, तो आपको जाके एनरोल कर लेना है, ताकि आप भी जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका बेनिफिट उठा पाओ और अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर पाओ, ठीक है? समय बहुत कम है, कभी भी आपकी शेड्यूल जारी हो सकता है इंटरव्यू का। ज़रूरी ये है कि अपने प्रिपरेशन को एक सही ट्रैक पे, सही डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता है और प्राइड अकेडमी आपके साथ है। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का उद्देश्य क्या है, इसका एम्बिशंस क्या है, चलिए इस लेक्चर में देखते हैं। अगर वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 की अगर बात किया जाए तो इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बहुत सी क्लासेस चल रही हैं और भी बहुत सारी जो क्लासेस है, लेबर कोड वगैरह जो भी क्लासेस हैं वो लाइव बैचेस में चल रहे हैं, आपको जाके इनरोल करना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप बहुत सारे एक्ट की ज़रूरत अगर अगर बात करिए या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करिए, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी एस्टेब्लिशमेंट या किसी फैक्ट्री में? इसका सबसे सिंपल रीज़न ये है, ताकि एक पीस कल्चर किसी इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्री में एस्टेब्लिश हो पाए, ताकि उससे जो वर्कर्स है ना, उनका ग्रोथ हो पाए, उनका डेवलपमेंट हो पाए और साथ-साथ जो हमारा नेशन है, जो हमारी कंट्री, इसके जीडीपी भी, एग्रीगेट जीडीपी भी बढ़ पाए, जिससे कि बहुत समृद्धि आ पाए देश में और देश आगे जा पाए। तो नो डाउट इसीलिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ती है, सभी एक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बहुत सुनियोजित तरीके से चीज़ें चल पाएँ। जो वर्कर्स है, वर्कर्स को पता हो कि उसके क्या प्रोविज़न्स किए गए हैं, उसको किस तरीके से, किस कानून के अंदर में रह के उसको कार्य करना है और जो एम्प्लॉयर है, उसको भी पता रहे कि उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सभी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से चल पाएँ और ऐसे में एक पीस कल्चर एस्टैब्लिश हो पाए, यही उद्देश्य होता है किसी एक्ट का या यही उद्देश्य होता है लेबर लॉज़ का। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर 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 वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट की बात किया जाए तो इसका एम्बिशंस क्या है? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में कहीं काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं, ठीक है? उनका जैसे कोई बच्चा है, बच्चे की पढ़ाई-लिखाई उस पे डिपेंडेंट होती है, घर का जो राशन या जो भी चल रहा है सिस्टम, जो भी पेंडिंग है वो उस पे डिपेंडेंट है ना? उस पे डिपेंड है। तो ऐसे में अगर वर्क्स प्रभावित हो जाता है, अगर जो वर्कर है वो प्रभावित हो जाता है, प्रभावित इन द सेंस कि मान लीजिए अगर फैक्ट्री में काम करते दौरान उसको कोई गंभीर चोट लगे, जिसके बाद अब वो परमानेंट डिसेबल हो गया, है ना? या पार्शियल परमानेंट डिसेबल हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो उसका अर्निंग कैपेसिटी था ना, वो अर्निंग कैपेसिटी वो क्या है?
प्रभावित हो गई। जो अर्निंग कैपेसिटी थी दोस्तों वो क्या है इसकी प्रभावित हो गई। तो जब अर्निंग कैपेसिटी प्रभावित हो गई, अब ये सक्षम नहीं है बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, तो ऐसे में आर्थिक संकट आएगा कि नहीं आएगा? इस वर्कर पे, इस लेबर पे आर्थिक संकट आ जाएगा। और अगर आर्थिक संकट आ गया तो जब जब ये स्वस्थ था, जब ये ठीक तरीके से काम कर रहा था, तो उसका परिवार बड़े समृद्ध तरीके से, शांति से और सम्मानजनक जीवन जी रहा था। लेकिन अब वो परिवार क्या है, बहुत ही डेंजर जोन में आ जाएगा। और ऐसे में इसका जो लिवलीहुड है वो प्रभावित हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग प्रभावित हो जाएगा। और ये एक तरीके से बहुत चिंता का विषय है, जिसके वजह से, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि अगर कोई वर्कर किसी स्टैब्लिशमेंट में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, और काम करते दौरान अगर उसको अगर कोई गंभीर चोट आ जाती है, तो ऐसे में उसको क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा दिया जाएगा ताकि वो सम्मानजनक जो उसका जीवन है वो चलता रहे, और जो उसके डिपेंडेंट हैं अपने कार्य को करते रहे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो ऐसे में जो वर्क्समैन्स होते हैं या जो डिपेंडेंट्स होते हैं, है ना, उनको कुछ रिलीफ दिया जाए। अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है किसी को, एम्प्लॉयर को, सॉरी एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे में ये चीजें हैं, इसीलिए कंपनसेशन एक्ट आया था ताकि इनको कुछ रिलीफ मिल पाए। जो अर्निंग कैपेसिटी इनकी जो कम हुई है, ठीक है, पुनः सरकार या किसी कंपनी के द्वारा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए ताकि वो सुनियोजित तरीके से अपने कार्य को कर पाए। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आई? एक बात ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि जो ईएसआई एक्ट के अंतर्गत जो एम्प्लॉय, जो बेनिफिट, जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो काम करते हैं, या जो उनको बेनिफिट्स मिलता है ईएसआई का, जिन जिस भी वर्कर्स को बेनिफिट मिलता है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको याद रखना, ठीक है। अगर आप 2010 से पहले की अगर बात करिए, तो जो इसका नाम था ना, वो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट था। लेकिन 2010 के बाद इसका जो नाम हो गया वो हो गया एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका उद्देश्य, इसका एम्बिशन आपको समझ में आया कि इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा कि अगर ईएसआई एक्ट 1948 के अंतर्गत अगर कोई वर्कर है, अगर उसको लाभ मिल रहा है, तो वो कंपनसेशन एक्ट यानी उसका लाभ नहीं ले पाएगा, उससे वो वंचित रहेगा। और ये बात कही गई है सेक्शन 53 ऑफ ईएसआई एक्ट, है ना, इसमें कही गई है कि जो जो वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 का लाभ लेगा, वो इसका लाभ नहीं ले पाएगा। ये बात आपको समझ आई? इतनी बात आपको समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। अब जैसे एम्प्लॉइज को कंपनसेशन कैसे मिलना चाहिए? अब मैंने कहा कि भाई अगर कोई वर्कर है अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और काम करते दौरान अगर उसको चोट लग जाती है, ऐसा नहीं कि वर्कर्स है और अब उसकी छुट्टी हो गई या वो घर चला गया और काम करते उसको चोट लग गया तो उसको कोई फैक्ट्री या कंपनी उसको कंपनसेशन देगी या गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देगी, ऐसा नहीं है। काम करते दौरान अगर उसको चोट लगती है, तब उसको माना जाएगा कि वो एलिजिबल है इस कंपनसेशन के। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई? ठीक है। लेकिन या फिर काम नहीं करे, फैक्ट्री में प्रेजेंस हो, तब उसको कोई अगर अचानक चोट लग जाए तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है। या फिर वो फैक्ट्री में काम कर रहा है लेकिन वहां पे बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, पॉल्यूशन है या किसी अन्य प्रकार की चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो ऐसे में भी उसको क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई? सो एवरी एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर बट excluding the casual employees who is engaged for the purpose of the employment businesses and who suffer an injury in case of accident arising out of and the course of his employment, very important, shall be entitled for the compensation under this act। आपको ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि वो व्यक्ति काम करते रहना चाहिए, अगर वहां काम करते दौरान अगर उसको चोट लगी तो उसको क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन दिया जाएगा, और वो कंपनसेशन का क्या है? हकदार होगा। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? वो मुआवजे का हकदार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एम्प्लॉइज लाइबिलिटी फॉर द कंपनसेशन, है ना, एम्प्लॉइज की लाइबिलिटी क्या है ना? एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी ये है कि अगर अगर किसी वर्कर्स को, किसी भी कर्मचारी को अगर चोट लग जाती है, तो उसका दायित्व है कि सरकार को 7 डेज के भीतर भीतर इन्फॉर्म करे कि ये कोई व्यक्ति है, इसको चोट लग गई है और इसको कंपनसेशन देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो फैक्ट्री या जो एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, वो डायरेक्टली कंपनसेशन नहीं वर्कर्स के खाते में ट्रांसफर कर देगा, उसको सरकार के माध्यम से बात करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको दिया जाता है चीजें। तो अगर एम्प्लॉयर की बात करें, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी तब होगी उसको कंपनसेशन देने की, तब जब अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करते दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, या उसको परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाए, है ना, अब वो काम ही ना कर पाए, वो बेड रेस्ट पे चला जाए, या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, उसका एक पैर चला जाए, एक हाथ चला जाए, ऐसे स्थिति में उसको दिया जाए। या फिर अस्थायी विकलांगता, चाहे पूर्ण हो या आंशिक,
है ना, यानी टेम्पररी डिसेबिलिटमेंट हो, चाहे ये टोटल हो या पार्शियल हो, इसके इस कंडीशन में भी उसको क्या है, कंपनसेशन दिया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। तो इस किसकी लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी होती है किसकी, एम्प्लॉयर की होती है, ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कहाँ नहीं होगी सर, आप तो ठीक है कह रहे हो कि एम्प्लॉयर लायबल है, लेकिन एम्प्लॉयर की लायबिलिटी वहां नहीं होगी जहां पे अगर मान लीजिए कोई वर्कर्स, ठीक है आप ये कह रहे हो कि सर कोई वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहा है, काम करते दौरान अगर उसको कुछ चोट लग गई तो एम्प्लॉयर क्या देगा, उसको कंपनसेशन देगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए बहुत सी ऐसी फैक्ट्री होती है जिस फैक्ट्री में जो वर्कर्स है, सपोज कर कोई वर्कर्स है वो ड्रिंक कर रहा है, अब ड्रंक है और ड्रंक करके वो काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में जो अल्कोहलिक है वो जो काम कर रहा है, अगर उसको किसी प्रकार की चोट लग जाती है, उसका किसी प्रकार से डेथ हो जाता है या डिसेबलमेंट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को जो कंपनी फैक्ट्री है कंपनसेशन नहीं देगी। आपको मेरी बात समझ में आई, आपको मेरी बात समझ आई। क्या कोई ऐसा वर्कर है जो जो फैक्ट्री में काम के दौरान फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा है, कहीं दूसरे जगह काम कर रहा है, जो वो सही नहीं है, दूसरे जगह काम कर रहा है, या आप ये कह दो कि एक फ्रीलांसर टाइप का व्यक्ति है, कंपनी में भी काम कर रहा है लेकिन कंपनी में काम नहीं करके मतलब आप मून लाइटिंग जॉब के बारे में पढ़े होंगे। मून लाइटिंग जॉब क्या होता है भाई, मून लाइटिंग में तो दो जॉब आप कर रहे हो, एक तो क्या है किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन रात में जब आपको टाइम मिल रहा है या इन बिटवीन आपको टाइम मिल रहा है तो आप किसी दूसरे चीजों के लिए काम कर रहे हो, तो उसको मून लाइटिंग जॉब कहते हैं। तो ऐसे में मून लाइटिंग जो जॉब्स वाले होते हैं, अगर अगर दूसरे जगह पे अगर उसको किसी प्रकार की गंभीर चोट लग जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको कोई बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक मेरी बात समझ आई? तो ये लायबिलिटी एम्प्लॉयर की तब नहीं होगी, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल, एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल कब, नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब जब in the respects of any injury which does not result in the total or partial disablement of the working for the period of exceeding 3 days। अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा है किसी फैक्ट्री में, है ना, और उसको चोट लगी, लेकिन वो चोट 3 दिन के भीतर ही सही हो गई, मेरी बात समझ रहे हैं, 3 दिन के भीतर ही सही हो गई, तो ऐसे में ये उसको उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, है ना। किसी भी चोट के संबंध में जिसके परिणाम स्वरूप कामगार 3 दिन से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अक्षम न हो, तो ऐसे में उसको लायबिलिटी नहीं बनेगी एम्प्लॉयर की, उसको कंपनसेशन, क्योंकि बहुत जल्दी ठीक हो गया है। 3 दिन के बाद अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। दूसरा क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ, कोई ऐसी इंजरी जो डेथ कॉज नहीं कर रही है, कॉज बाई एनी एक्सीडेंट विच इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू, है ना, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए वर्कर का ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है या उसको कोई चोट लग जा रही है ना, जो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है ना, जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको कंपनसेशन मुआवजा नहीं दिया जाएगा। या वो कंपनी में काम कर रहा हो, है ना, कंपनी में काम कर रहा हो, कैसे, अगर ड्रंक होकर अगर पानी पी रहा, सॉरी काम कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या है, नहीं दिया जाएगा, क्या कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अल्कोहलिक हो, उसको कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। या फिर मान लीजिए कंपनी के द्वारा अगर बहुत से वर्कर होते हैं, मशीन चलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसको चलाते हैं, जो बहुत रिस्क होता है अपने आप में, तो ऐसे में बहुत से सेफ्टी किट प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, जो वर्कर्स होते हैं उनको। लेकिन अगर सही तरीके से अगर सेफ्टी किट ना पहने, है ना, डिसओबे करे, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उसको नहीं दिया जाएगा कंपनसेशन, क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको सारे किट दिए हुए हैं कि आप इसको सुरक्षित तरीके से पहन करके काम करो, लेकिन आप उसको क्या है, उसको कहीं रख दे रहे हो या बात नहीं मान रहे हो, डिसओबे कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लायबिलिटी फिर उसके बाद एम्प्लॉयर की नहीं होगी, अगर इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है तो, है ना, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं होगी कि इसको कंपनसेशन दे, क्योंकि इसने क्या किया है, ड्रंक होकर के इसने जो कार्य को किया है, जिसके बाद इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अब आगे देख लेते हैं। तो एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल, अगर देखिए द विलफुल रिमूवल आर डिस्क्राइब बाय द वर्कमैन, है ना, एंड सेफगार्ड द अदर्स डिवाइसेस व्हिच ही न्यू टू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन, है ना, कि भैया अगर आपको दिया गया सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा, लेकिन आप उसको नहीं मान रहे हो, उसको नहीं पहन रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उसको नहीं दिया जाएगा। तो कैसे, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग द intentional disobedience on the parts of the employees shall lie upon the employer, and when the employees has, है ना, contracted a diseases which is not directly attributed as specific injuries caused by the accidents are to be occupations, or when the employees has filed a suit for the damage against the employer or any other person in the सिविल कोर्ट, है ना।
तो ऐसी स्थिति में उस लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है ना, वो क्लेम किया हुआ है किसी लेबर कोर्ट में किसके खिलाफ, एम्प्लॉयर के खिलाफ, भाई साहब हमारा ये बनता है और आप हमको दे दो, तो ऐसे में इसकी लाइबिलिटी नहीं होगी कि वो तुरंत उसको कंपनसेशन दे, क्योंकि अभी कोर्ट्स में मामला चल रहा है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है कैसे नहीं करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, अगर उसको कोई रोग है ना, कोई डिजीज है, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, तो ठीक है। अगर वो उसका एसोसिएशन उसके काम से, अगर कोई ऐसा कोई कार्य कर रहा है ना, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, रबड़ बनाने की फैक्ट्री है या कोई टॉयज बनाने की फैक्ट्री है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसका लंग्स खराब होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर उसके किडनी पे कोई प्रभाव पड़े जिसका एसोसिएशन ही ना हो उसके काम से, तो ऐसी स्थिति में उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जानबूझकर अगर जो वर्कर है वो डिसोबे करे कि मैं तो जानबूझ के तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुमने जो सेफ्टी किट प्रोवाइड किया है या तुमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है मैं उस इंस्ट्रक्शन को नहीं मानूंगा, अपने तरीके से काम करूंगा, तो अगर वो अपने तरीके से कार्य करता है और तब जाके उसके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, तो वो भी उसमें भी जो एम्प्लॉयर है उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, अगर कोई भी अनुबंध या समझौता जो श्रमिक को नियोक्ता के मुआवजे के अधिकार को छोड़ने या कम करने के लिए मजबूर करता है, या तब तक शून्य और शून्य है जब तक इसका उद्देश्य अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के दायित्व को कम करना या हटाना है। तो ऐसा नहीं कि आपने एग्रीमेंट कर लिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए भाई जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप इस समय तक, या ये आपके काम करने का तरीका होगा और इस समय तक का अगर काम करोगे, लेकिन अगर इन बिटवीन अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और फिर जाकर अगर उसको किसी प्रकार की चोट लगती है, लेकिन उसमें काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर उसको चोट लगती है तो माना जाएगा कि वो भी हकदार होगा इस कंपनसेशन का। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट which makes the workman give up or reduce his right to the compensation from the employer is null and void insofar as it aims to reducing the removing the liability of the employer to pay the compensation act। मतलब इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया गया ताकि उसको इसका लाभ न मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में उसका कोई मान नहीं रहेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मान नहीं रहेगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं? अब ऐसी इसका प्रावधान क्या हो भाई? बहुत सी ऐसी फैक्ट्री है, ऐसे स्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे जो वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप आइए इस फैक्ट्री में काम करिए सीमित समय के लिए और आपका काम ये है, ठीक। लेकिन अगर सोचिए कि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, फिर भी वो एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहा है, उसके दौरान अगर उसको कोई चोट लग जाती है, तो एम्प्लॉयर साहब सब कहता है भाई मुझे नहीं पता, सरकार को बोलता है तो मेरे यहाँ काम ही नहीं करता था या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो कैसे इसको कंपनसेशन दे। लेकिन ये कहा गया कि अगर उसके यहाँ भले ही कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन अगर कार्य कर रहा है, अगर उसको चोट लग गई, फिर भी उसको कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ आई? आगे देखते हैं। अब जैसे डेफिनेशन ऑफ डिसेबलमेंट है ना, डिसेबलमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो विकलांगता किसी दुर्घटना के कारण किसी श्रमिक को लगी चोट परिणाम स्वरूप कमाई करने का क्षमता जो है ना, कमाई करने की क्षमता उसका नुकसान हो जाए, या विकलांगताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे जैसे मान लीजिए टोटल डिसेबलमेंट भाई। अगर डिसेबलमेंट की अगर डिफिनेशन दिया जाए तो अगर कोई वर्कर है फैक्ट्री में काम करता है, उसके बाद उसको चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद अगर ये पाया गया तो वह पूर्ण रूप से डिसेबल हो जाए, अब वो कार्य ही ना कर पाए, वो बेड रेस्ट पे चला जाए, मेरी बात समझ पा रहे हैं, या उसकी दोनों आंखें चली जाएं, तो ऐसे में माना जाएगा कि अब वो काम नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको माना जाएगा कि वो डिसेबल। या फिर अगर उसको चोट लगी, पार्शियली चोट लगी, है ना, पार्शियली चोट लगी। अब पार्शियल चोट लगने का मतलब क्या है भाई? जैसे अभी पार्शियल चोट इन द सेंस कि मान लीजिए कि उसको कोई चोट लगी और कुछ समय बाद ठीक हो गई, है ना, या पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब कि चोट लगी, उसकी एक पैर चले गए, बाकी पैर सलामत है, तो जो दौड़ने वाला काम था वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन चेयर पे बैठ के जो काम है वो कर सकता है, तो इसको पार्शियल टोटल डिसेबिलिटी में बोलते हैं। तो ये भी इसका मतलब है। तो ये इसके डिफिनेशन है, ये इसके मीनिंग है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, आगे। अब जैसे टोटल डिसेबिलिटी की बात कर लीजिए कि अगर कोई वर्कर है किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, और काम करते समय उसको कोई गंभीर चोट लग जाए और गंभीर चोट लगने की वजह से वो बेड रेस्ट पे चला जाए, ऐसे में उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो तो खत्म हो गई, अब वो काम नहीं कर सकता है।
अब जब काम नहीं करेगा तो उसकी चिंता कौन करेगी? ऑब्वियसली सरकार करती है, ऑब्वियसली फैक्ट्री को करना पड़ेगा। भाई आप यहाँ काम कर रहा था और किसी कारण उसको चोट लग गई तो ज़ाहिर-सी बात है आपको मुआवज़ा देना पड़ेगा, एक्ट यही कहता है। तो एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत उसको माना जाएगा कि वो टोटल डिसेबल व्यक्ति है, वर्कर है और उसको क्या किया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल डिसेबिलिटी का जो कंपनसेशन जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो अलग है। वो 60% देखा जाता है कि अगर जो भी वेजेस है ना, वेजेस का 60% उसको मुआवजा दिया जाएगा और इंटू उसको करेंगे जितना वो सर्विस में रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? या जितने साल उसकी एज, जितने साल उसकी जॉब बची होगी या जो भी होगा, तो उसको देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब समझा दिया कि वो बेड रेस्ट पे चला जाए। टेम्परेरी डिसेबलमेंट मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और फैक्ट्री में काम करने के दौरान अगर उसको चोट लग गई, मान लीजिए वो 4 महीने बेड रेस्ट पे रहा, 5वें महीने ठीक हो गया, तो माना जाएगा कि कुछ महीने ये बेड रेस्ट पे रहा, फिर वो ठीक हो गया, अब पुनः वो कार्य पे आ सकता है, काम को सुनियोजित तरीके से कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा टेम्पररी डिसेबलमेंट। देखिए सर, टेम्पररी परमानेंट डिसेबलमेंट क्या होता है? टेम्पररी परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब ये होता है, टेम्पररी परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और फैक्ट्री में काम करते दौरान मान लीजिए उसको चोट लग गई और उसका एक पैर चला गया, तो क्या है, अब वो जो कार्य कर रहा है वो बेड रेस्ट पे नहीं है, लेकिन अब जो जो दौड़ने वाला कार्य था वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अदर जो कार्य है फैक्ट्री में वो कम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कैश को देख कैश कैलकुलेट करना या फिर हिसाब किताब करना या फिर कोई और जो कार्य जो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं वो कार्य वो कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसको उसको माना जाएगा टेम्पररी परमानेंट डिसेबलमेंट। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें हैं, आपको ऐसे पढ़ना है। हर एक्ट को एक बार गो थ्रू कर जाओ, बहुत अच्छे से कर जाओ। इसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि अगर किसी प्रकार का केस स्टडी अगर आपके सामने अगर किसी पैनल मेंबर्स के माध्यम से पूछा जाएगा तो आप उसको इन सभी एक्ट के माध्यम से जो जो इनके पिलर्स हैं या जो जो भी इसमें फैक्ट्स पॉइंट्स हैं उनको आप वहाँ पे अच्छे तरीके से रख पाओगे और इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर हो पाएगा और नंबर भी बहुत अच्छे पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब ये है कि भाई अगर मान लीजिए अगर कोई वर्कर है किसी फैक्ट्री में या किसी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो काम करते दौरान अगर मान लीजिए अगर ये अगर काम करते दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सी डस्ट वगैरह हैं जो लंग्स में जाती हैं, जिससे लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से क्या किया जाएगा, इनको कंपनसेशन दिया जाएगा, को भी क्या है, मुआवजा दिया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये एसोसिएट होना चाहिए वर्क से। ऐसा नहीं कि मान लीजिए लंग्स में प्रॉब्लम ना होकर के कहीं और प्रॉब्लम हो गया, तो वो नहीं माना जाएगा, उसको फिर कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी रोग हुआ है, जो जिस वर्कर को जो भी रोग हुआ है, उसका संबंध सीधे और सीधे उसके कार्य से होना चाहिए, तो ही उसको कंपनसेशन मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, और ये सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, है ना? जो आपके बैच हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। आपको करना ये है कि जा करके उसको एनरोल कर लेना है ताकि आप अपने सेवाओं का ठीक से लाभ उठा पाएँ। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे आज के क्लास में, इतना ही। फिर से मैं कहता हूँ कि ये जो बैच चल रही है, ये बैच बहुत कॉम्प्रहेंसिव बैच है। इसमें सब कुछ आपका तैयार कराया जाएगा, सब कुछ रिवाइज़ कराया जाएगा। एक बार फिर से अपने तैयारी को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने की आवश्यकता है ना? ताकि आप सिक्योर हो पाएँ इस जर्नी में और अपने आप को सफलता की जो लिस्ट है उसमें अपने आप को देख पाएँ और अपने जीवन को बेहतर कर पाएँ। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।